दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरे एक दर्शक ने एक इस क्वेश्चन को पूछा। वो क्वेश्चन क्या है? सर ये कैसे निर्धारित होता है कि किस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम की बैंडविड्थ कितना होगा? कुड यू प्लीज एक्सप्लेन सर? तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे सुनने में तो काफी ट्रिवियल लगेगा, पर है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जनरली क्या होता है कि जो आरएफ इंजीनियर्स होते हैं, जो मतलब मोबाइल टेक्नोलॉजी में डे टू डे उनका काम होता है, उनको ये क्वेश्चन जो है बहुत ही यूजलेस लगेगा। उनको लगेगा कि ये क्या क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं है। बट मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि जो कॉमन मैन है, जो आरएफ इंजीनियर्स नहीं हैं, जिनको मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में जो है डिटेल में समझ नहीं है, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसको जो है एक वीडियो के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डिटेल में मैंने तो इसका रिस्पॉन्स लिख के दिया है, तो आप जाके ये देख सकते हैं। ये जो वीडियो मैंने जो बनाया था उसके नीचे कमेंट सेक्शन में आप जाके देख सकते हैं। पर इस वीडियो में इसको जरा डेप्थ में समझते हैं, और सारे चीजें नहीं समझाऊंगा मैं, क्योंकि अगर मैं इसको सब डायमेंशन समझाने लग गया तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि लोगों के पल्ले नहीं पड़ेगा। तो मैं उसको सिर्फ जो है आसान भाषा में वही चीज समझाऊंगा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नुआंसेस को थोड़ा हटा दूंगा और वीडियो को पार्ट में उसको नहीं इंक्लूड करूंगा। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि बैंडविड्थ जो है, सबसे फंडामेंटल रीजन, बैंडविड्थ का क्या डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर क्या है, किस चीज से डिटरमाइन होता है। तो उसके लिए दोस्तों इस सिमुलेशन से आपको समझ में आएगा। तो मैं सिमुलेशन रन करूंगा और रन करके आपको दिखाऊंगा, एनिमेशन रन करूंगा, रन करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे बैंडविड्थ डिटरमाइन होता है, जो कि सबसे फंडामेंटल रीजन है। तो इसका कोड ये रहा, पर कोड से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिर्फ सिमुलेशन से और एनिमेशन से मतलब है। तो इसको रन करते हैं दोस्तों। तो आप जब रन करूंगा इसको, तो आपको दिखेगा एक इंपॉर्टेंट चीज। क्या दिखेगा आपको? तो रोक दिया मैंने एनिमेशन। बैंडविड्थ ग्रोज विद सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, और बैंडविड्थ को मैंने 5% ऑफ द सेंट्रल फ्रीक्वेंसी +-2% दिखाया है। अब वो क्या है पहले आपको समझा देता हूं। मान लीजिए ये सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है, अब 4 गीगाहर्ट्ज है। 4 गीगाहर्ट्ज का 5%, राइट? तो 5% क्या हो गया? 4 गीगाहर्ट्ज का वो करीब हो गया 200 मेगाहर्ट्ज। तो इसमें 100 मेगाहर्ट्ज इधर होगा, 100 मेगाहर्ट्ज इधर होगा, राइट? तो इतना हो जाएगा, है ना? तो ये हो गया आपका बैंडविड्थ एट 4 गीगाहर्ट्ज। तो मैं जब इसको रन करता हूं तो देखिए कैसे रन होता है। ये पहले जो है ये बैंडविड्थ धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज सेंट्रल फ्रीक्वेंसी बढ़ता चले जा रहा है, क्योंकि मैंने माना हुआ है 5% ऑफ द सेंट्रल फ्रीक्वेंसी। तो जैसे जैसे ये इधर पहुंचेगा, बैंडविड्थ आपका बढ़ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, देखिए बैंडविड्थ बढ़ के वो सिरा 200 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। देखिए हो गया। तो जैसे जैसे आप ना आपका हायर फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं, आपका बैंडविड्थ बढ़ता चले जा रहा है। तो ये है फंडामेंटल रीजन कि बैंडविड्थ कैसे डिसाइड होता है। लो फ्रीक्वेंसी में आपको कम बैंडविड्थ मिलेगी, हाई फ्रीक्वेंसी में आपको हाई बैंडविड्थ मिलेगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल फ्रीक्वेंसी इज द डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर। जितना ज्यादा सेंट्रल फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा बैंडविड्थ होगा। ये तो आपको समझ में आ गई। बड़ा सिंपल है समझना। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज में बहुत कम स्पेक्ट्रम होता है। ऑपरेटर के पास में 10 मेगाहर्ट्ज ही मिल जाए तो बहुत है ना? पर उसका कवरेज ज्यादा होता है, तो इसलिए लो फ्रीक्वेंसी बैंड आर वेरी वैल्यूएबल। हाई फ्रीक्वेंसी बैंड जैसे आप 3.5 और 3.3 देखिए, एक एक ऑपरेटर के पास में 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है, भारती एयरटेल एंड जियो के पास। तो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वहां पे सेंट्रल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ज्यादा स्पेक्ट्रम अवेलेबल है, तो ऑपरेटर के पास में भी ज्यादा स्पेक्ट्रम होने के चांसेस हैं, पर इसका कवरेज कम है, ज्यादा टावर लगाने पड़ते हैं। तो एक तो ये हो गया फंडामेंटल रीजन, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा और बोलने की जरूरत नहीं है। और दूसरा दोस्तों कि स्पेक्ट्रम का जो यूसेज है उसके कारण कुछ वेस्टेज होते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं। वो भी बैंडविड्थ का एक बहुत बड़ा डिटर्मिनिस्टिक फैक्टर है। अब उसके अंदर बहुत सारे नुआंसेस हो सकते हैं, सारे तो नहीं कवर करूंगा, थोड़े बहुत नुआंसेस कवर करूंगा। तो वो आप इस वीडियो में देख लीजिए, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि दो तरह के जो जो आपका मल्टीप्लेक्सिंग स्ट्रक्चर होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स, और एक होता है टाइम डिवीजन डुप्लेक्स। इससे इन दोनों स्ट्रक्चर से ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज जानने को आपको मिलेगी
कि स्पेक्ट्रम वेस्ट क्यों होता है। अगर आप टाइम डिवीजन डुप्लेक्स यूज करेंगे तो उसमें कितना वेस्टेज होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स यूज करेंगे तो उसमें कितना वेस्टेज होता है। बिकॉज जितना ज्यादा वेस्टेज होगा उतना बैंडविड्थ कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो पहले हम समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स होता क्या है। अब दोस्तों आपको मैंने दिखाया था ये नंबर लाइन, वो नंबर लाइन तो आपको दिखा, ये नंबर लाइन है, इसके अंदर 0 गीगाहर्ट्ज से लेकर 10 गीगाहर्ट्ज तक का है। तो मैंने क्या किया दोस्तों, इस डायग्राम में नंबर लाइन को ऐसे दिखा दिया। अभी क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो यहां से 0 से शुरू हो रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है। अब मैंने इसके अंदर में मैंने क्या दिखाया है, अपलिंक जो है सेपरेट ब्लॉक दिखाया, क्योंकि ये स्पेक्ट्रम का एक अंश है, एक चंक है। जैसे मैंने नंबर लाइन दिखाया था ना दोस्तों, यहाँ पे यहां से एक चंक उठा लिया जिसको बोल दिया अपलिंक, इस दूसरा चंक उठा लिया उसको बोल दिया डाउनलिंक। अब अपलिंक एंड डाउनलिंक क्या क्या है वो समझते हैं। अपलिंक का मतलब क्या होता है कि जो मोबाइल फोन है जब वो बेस स्टेशन से कम्युनिकेट करता है उसको बोलते हैं अपलिंक, और जो बेस स्टेशन है जो मोबाइल फोन से कम्युनिकेट करता है उसको बोलते हैं डाउनलिंक। आप अपलिंक हमेशा देखेंगे दोस्तों, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, हमेशा लो फ्रीक्वेंसी में रहेगा। मतलब ये जो ब्लॉक ऑफ स्पेक्ट्रम है ये तो नंबर लाइन का पार्ट है, तो इसके अंदर में 2 चंक हमने चूज किया। हम चाहते तो लोअर वाले को डाउनलिंक कर सकते थे और अपर वाले को अपलिंक कर सकते थे कि नहीं, पर हमने लोअर वाले को अपलिंक किया, अपर वाले को डाउनलिंक किया। क्यों? क्योंकि कि अपलिंक जो है वो जो है मोबाइल फोन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू द बेस स्टेशन, और मोबाइल फोन के पास सीमित पावर होता है, वो ज्यादा पावर ट्रांसमिट नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द हेल्थ हैजार्ड रेस्ट्रिक्शन। 23 dBm से ज्यादा ट्रांसमिट नहीं करता, और जो लो फ्रीक्वेंसी बैंड है उसकी रीच ज्यादा होती है। इसलिए हमेशा जो है अपलिंक आपको लो फ्रीक्वेंसी में मिलेगा, ज्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा बहुत फर्क होता है, पर जितना भी मिल जाए उतना अच्छा है ना। तो इसको आपको लो फ्रीक्वेंसी मिलेगा, और बेस स्टेशन के अंदर में ये लिमिटेशन नहीं होती, इसलिए डाउनलिंक हमेशा आपको हाई फ्रीक्वेंसी में मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों के बीच में एक गैप है, ये गैप जो है उसको बोलते हैं डुप्लेक्स सेपरेशन। दोनों के बीच में सेपरेशन है। अब ये दोनों जोड़ते क्यों नहीं है, एक के बाद एक जो है क्यों नहीं रहता, वाई दे आर नॉट सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। इसलिए दोस्तों कि अगर इन दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर में ओवरले करेंगे तो क्या होगा कि ये चोक हो जाएगा, ट्रांसमीटर और रिसीवर इसका, क्योंकि इसमें बीच में जो स्पिलओवर होता है, क्योंकि जब ये ट्रांसमिशन होता है तो कुछ रेडिएशन, कुछ आरएफ रेडिएशन यहाँ से निकल के इसके बाहर निकल जाते हैं। जब ये बाहर निकल जाते हैं तो मान लीजिए कि आपका जो है, क्योंकि ये दोनों पाथ जो है साइमल्टेनियस है, ये तो नहीं है कि एक ट्रांसमिट कर रहा है एक रुका हुआ है, तो दोनों पैरेलली ट्रांसमिट और रिसीव कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस स्पिलओवर एक का रिसीवर चोक हो जाएगा, इसलिए आपको सेपरेट रखना पड़ता है, क्योंकि स्पिलओवर होने से क्या होगा, एक जब ट्रांसमिट कर रहा है दूसरा सुन रहा है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो है जब ये सुन रहा है तो क्या होगा कि आपका जो है यार ये जो ट्रांसमिट कर रहा है, तो यहाँ पे जो स्पिलओवर हुआ, यहाँ से जो इंफॉर्मेशन जो है जाके निकल के दूसरी जगह जाया, उसको यहाँ पे नहीं जाना है ना। तो जैसे अभी यहाँ पे ये वाला इंफॉर्मेशन जो है अगर ये निकल के यहाँ पे चला गया तो वो रिसीवर को चोक कर देगा। इसीलिए दोस्तों ये वेस्टेज हो जाता है, ये वाला जो ब्लॉक है वेस्टेज हो जाता है। ये भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है बैंडविड्थ को कम करने का, क्योंकि लीगेसी यूसेज, बहुत सारे जो यूसेज होते हैं डिफेंस में या बहुत सारे, उस टाइम में उन्होंने स्पेक्ट्रम को बहुत ही हैफाजत तरीके से यूज किया। उसको उनको जो है अकोमोडेट करने के लिए उनका जो है स्पेक्ट्रम स्ट्रक्चर को हमको समझना पड़ेगा, और देखने के बाद में हमको अपना स्पेक्ट्रम को फिट करना पड़ता है बेस्ड ऑन द लीगेसी कंस्ट्रेंट। तो वो भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर है। उसके बाद हम बात करते हैं टीडीडी का, टाइम डिवीजन डुप्लेक्स। अब टाइम डिवीजन डुप्लेक्स में क्या होता है कि सेम स्पेक्ट्रम ब्लॉक होता है जो कि ट्रांसमिट भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है। देखिए ट्रांसमिट भी कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है, बट टाइम रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं। जैसे अपलिंक को कम रिसोर्स मिलते हैं, डाउनलिंक को ज्यादा रिसोर्स मिलता है ना। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसके अंदर में मोर फ्लेक्सिबल स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट पॉसिबल है। जैसे अभी आपने देखा होगा एफडीडी के अंदर में ये छोटा सा गार्ड बैंड छोड़ना पड़ता है, गैप छोड़ना पड़ता है, और ये गैप जो है स्पेक्ट्रम को वेस्ट कर देता है। टीडीडी के अंदर में जो है स्पेक्ट्रम वेस्टेज नहीं होता है। ऑपरेटर्स को जो है आप कैस्केड करके एक के नीचे एक लगा सकते हैं। अब देख रहे हैं आपको ऑपरेटर नंबर 1, ऑपरेटर नंबर 2, ऑपरेटर नंबर 3, ऐसे करके जो है विदाउट एनी वेस्टेज। अब दोस्तों इसमें वेस्टेज तो कम हो गया, पर एक बहुत बड़ा जो है कंस्ट्रेन है। कंस्ट्रेन ये है
कि ये जो स्कीम है डाउनलिंक स्लॉट वर्सेस अपलिंक स्लॉट, जैसे आपको मैंने बताया कि अपलिंक का जो है टाइम रिसोर्सेज कम होता है, डाउनलिंक का टाइम रिसोर्सेज ज़्यादा होता है। अब ये जो मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम है आपका, ये अगर दूसरा ऑपरेटर कोई अलग मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम यूज करेगा, मान लीजिए डाउनलिंक को छोटा कर दिया, अपलिंक को बढ़ा दिया, तो इंटरफेरेंस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फिर वही रिसीवर चोक हो जाएगा, है ना। तो रिसीवर चोक हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई अगर सुन रहा है उस टाइम आप ट्रांसमिट कर रहे हो और स्पिल ओवर हो गया यहाँ से, तो वो उसका रिसीवर चोक हो जाएगा। इसीलिए हमेशा देखेंगे आप, जैसे 2.3 गीगाहर्ट्ज बैंड में रिलायंस जियो, जैसे मैं आपको दिखाऊं, मैं अगर मैंने इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और ऊपर ले जाता हूँ, मैं आपको, मेरे को दिखाना पड़ेगा, मैंने खोल के रखा नहीं है वो, फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो टीडीडी बैंड है, वो टीडीडी बैंड के अंदर में कोई गार्ड बैंड नहीं होता बिटवीन टू ऑपरेटर्स। जैसे मैं आपको देखिए 23 गीगाहर्ट्ज बैंड, 2.3 गीगाहर्ट्ज बैंड में देखिए ये रिलायंस जियो है, ये रिलायंस जियो है यहाँ पे, और एयरटेल जो है चिपका हुआ है रिलायंस जियो से, भारतीय एयरटेल, कोई गार्ड बैंड नहीं है, पर दोनों का मल्टीप्लेक्सिंग स्कीम सेम है, जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे। तो ये भी एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है कि बैंडविड्थ को कैसे यूज करना है, क्या क्या दिक्कत होती है। अब दोस्तों, आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर टीडीडी के अंदर में इतना फ्लेक्सिबल है स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट, स्पेक्ट्रम वेस्ट नहीं होता, तो हम जो है टीडीडी जो है लो फ्रीक्वेंसी बैंड में टीडीडी क्यों नहीं यूज करते, लो फ्रीक्वेंसी बैंड में हम एफडीडी क्यों यूज करते हैं। अब उसको समझने के लिए दोस्तों, ये जो डायग्राम है आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, और कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, आप इसको थोड़ा घबराइए नहीं, ये वाला पोर्शन को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब लेट्स फोकस ऑन दिस ब्लॉक। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एक टीडीडी जो है स्पेक्ट्रम में ट्रांसमिशन चल रहा है, ये बेस स्टेशन है, ये मोबाइल है, ये बेस स्टेशन है, ये मोबाइल है, बेस स्टेशन है, ये मोबाइल है, तो 3 बेस स्टेशन 3 मोबाइल, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि मोबाइल, ये जो बेस स्टेशन है वो मोबाइल की तरफ ट्रांसमिशन कर रहा है, टीडीडी स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। तो ट्रांसमिशन हो रहा है, तो यहां पे भी ट्रांसमिशन हो रहा है, यहां पे भी ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है ना। अब ट्रांसमिट करने के बाद में आपको रिसीव भी करना है, क्योंकि आपने क्या किया, ये डाउनलिंक वाला डीएल स्लॉट हो गया, आप यूएल स्लॉट के अंदर आ जाएंगे, बिकॉज ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। तो जैसे ही आप यूएल में आ जाएंगे तो आप दूसरे पिक्चर में आ जाएंगे, यहाँ पे मोबाइल विल स्टार्ट ट्रांसमिटिंग, है ना, एंड बेस स्टेशन विल स्टॉप ट्रांसमिटिंग, क्योंकि रुकना पड़ेगा उसको। पर आपको ये लाल लाल एरो नजर आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जैसे बेस स्टेशन ने जब इमीडिएटली स्टॉप हो गया और मोबाइल ने ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया, हुआ क्या दोस्तों, इन द मीन टाइम जो हवा में जो आरएफ वेव्स हैं, जो कि ऑलरेडी निकल चुके हैं बेस स्टेशन से, मतलब बेस स्टेशन से आरएफ वेव निकल चुके हैं हवा में, क्योंकि इमीडिएट स्विच ओवर हो गया मोबाइल का, तो ये आरएफ वेव जो निकल चुके हैं, ये हवा में अभी भी तैर रहे हैं, और इसको पहुंचने में, इस बेस स्टेशन में पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर ये बेस स्टेशन जो है अब क्या है, रिसीविंग मोड में आ गया है कि नहीं, क्योंकि मोबाइल इज नाउ ट्रांसमिटिंग, बेस स्टेशन इज नाउ रिसीविंग। तो क्या होगा कि बिकॉज ऑफ दिस आरएफ वेव्स विच इज ऑलरेडी इन द एयर, इट इज गोइंग टू हिट द बेस स्टेशन रिसीवर एंड विल चोक, उसको बेस स्टेशन को इंटरफेयर करके चोक कर देगा। और जब चोक हो जाएगा तो क्या होगा कि मोबाइल जो ट्रांसमिट कर रहा है वो बेस स्टेशन सुन नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों आपको एक गार्ड स्लॉट बीच में रखना पड़ता है। ये जो गार्ड स्लॉट है ये दिस इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करता है। अब टीडीडी स्पेक्ट्रम में प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी बैंड में टीडीडी रखूंगा तो ये जो ट्रांसमिशन है, ये जो निकल के बाहर जो निकल गया है, ये बहुत दूर तक ट्रेवल करेगा। तो मेरे बहुत सारे बेस स्टेशन जो कि बहुत दूर दूर तक हैं वो भी इंटरफेयर करेंगे। तो आपको गार्ड स्लॉट इतना बड़ा रखना पड़ेगा कि आपका पूरा स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी गिर जाएगा। इसलिए दोस्तों लो फ्रीक्वेंसी बैंड जिसका कवरेज जो है तो होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कवरेज जो होता है बहुत ज्यादा होता है, उसमें हम टीडीडी नहीं यूज कर सकते बिकॉज ऑफ दिस गार्ड स्लॉट। इसको बहुत बड़ा होना पड़ेगा। इसलिए आप देखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में 3.56 गीगाहर्ट्ज में हम टीडीडी यूज करते हैं, क्योंकि उसमें एक तो क्या है कि आपका ट्रांसमिशन उतना ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि उतना रीच नहीं होता, तो इंटरफेरेंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पर फिर भी
जो है आपने देखा होगा एटमॉस्फेरिक जो है वेव गाइड के कारण कई सारे इंटरफेरेंसेस होते हैं। उसलिए भारती ने अपने एनुअल रिपोर्ट में इसका मेंशन किया था, तो मैंने एक वीडियो जरूर बनाया था। उसको मिटिगेट करने के लिए आपको बहुत सारे जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने पड़ते हैं और काफ़ी इनएफिशिएंसी को आपको झेलना पड़ता है जब आप टीडीडी यूज़ करते हैं। तो ये रीज़न है दोस्तों, इसके कारण भी काफ़ी सारी इनफ्लेक्सिबिलिटीज़ को आपको झेलना पड़ता है। और सैटेलाइट में भी, सैटेलाइट में पर आप देखें हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम होता है। नंबर लाइन में सैटेलाइट जो है, अगर आप नंबर लाइन की तरफ जो मैं दिखा रहा था दोस्तों, नंबर लाइन में सैटेलाइट कहीं और आगे है। तो आप बोलेंगे सैटेलाइट में एफडीडी क्यों? सैटेलाइट में हम देखेंगे हमेशा एफडीडी होता है, टीडीडी नहीं होता है। क्योंकि सैटेलाइट में एफडीडी इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि सैटेलाइट के अंदर में अगर टीडीडी करेंगे, सैटेलाइट इतना दूर होता है आसमान से, मतलब धरती के ऊपर कितना दूर होता है, वहां पे गार्ड टाइम, क्योंकि वहां पे भी वही हाल होगा कि हवा में जो है वेव्स छूट जाएंगे, आरएफ छूट जाएंगे, तो आपको उतना रुकना पड़ेगा बिफोर यू मेक द ट्रांजिशन। आप समझ रहे हैं ना, सैटेलाइट में। इसलिए सैटेलाइट में जो है टीडीडी कभी यूज नहीं करते हैं, हमेशा एफडीडी यूज करते हैं। तो वहां पे भी जो है यही कंस्ट्रेन आपको झेलना पड़ेगा, कुछ स्पेक्ट्रम वेस्ट हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये वेस्ट हो जाएगा। तो यही है दोस्तों, और ज्यादा अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, शायद आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर बहुत वीडियो बन सकते हैं, बहुत ज्यादा और नुआंसेस को इंक्लूड कर सकता हूं, पर मैंने सोचा कि इतना ही काफी है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक दूसरा वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।